हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के क्लास की। और सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे ऐसे टॉपिक को लेकर के जहाँ पर एक टॉपिक कई क्लासेस में मैच करते हों, क्योंकि एक ही टॉपिक को बनाने से कई क्लास इसको पढ़ लेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो वीडियो बनती है उसको अपलोड करने में काफ़ी समय लगता है। तो एक वीडियो अगर बन जाएगी और कई क्लासों में ऐसे चला जाएगा, सभी बच्चे पढ़ लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सभी बच्चों के सभी क्लासों के रहेंगे, तो इसमें आसानी भी रहेगी। उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस में आपके जो डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे जो मैच नहीं करने वाले हैं उनको आपको पढ़ा दिया जाएगा। फ़िलहाल चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं ऐसे टॉपिक की। सबसे पहले आपको हम पढ़ाना चाहेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलम्स पढ़ाए जाएंगे और ऐसे फाइलम के कुछ कैरेक्टर्स बताए जाएंगे, और साथ ही साथ इस फाइलम के अंतर्गत रखे गए बहुत सारे एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इस टॉपिक की। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसके अंतर्गत हम सबसे पहला फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम protozoa. This phylum protozoa is made by two Greek word. This phylum protozoa is made by two Greek word. First Greek word is protos. It means primitive. It means primitive. And the second Greek word is zoon. Zoon means animal. Zoon means animal. Means the animals which are put into this phylum, that animals are very primitive. They are originated at first, and the next character of this phylum protozoa is that these are microscopic animals. ये जितने भी एनिमल्स इसके अंतर्गत रखे गए हैं वो माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते हैं, और इनकी साइज़ के बारे में अगर हम जानना चाहें तो द साइज़ वेरीज फ्रॉम 0.001 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर। जो ऐसे एनिमल्स जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखे गए हैं, पहली बात तो वो प्रिमिटिव होते हैं, और उसके साथ साथ ये माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। और तीसरा जो है, इनकी जो साइज़ होती है वो वेरी करती है 0.001 मिलीमीटर से लेकर के 3 मिलीमीटर तक की होती है इनकी साइज़। उसके बाद आगे इसके कुछ और कैरेक्टर्स देखते हैं। यहाँ पर इसका तीसरा कैरेक्टर्स देखने का प्रयास करते हैं कि इसका तीसरा कैरेक्टर क्या होता है। तो जो इसकी बॉडी होती है वो बॉडी या तो नेक्ड होती है, मतलब कोई आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती है, और कुछ में आउटर कवरिंग भी पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बॉडी इज़ यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोष के होते हैं, एंड नेक्ड आर कवर्ड बाई पेलिकल। ये पेलिकल क्या है? ये पेलिकल एक आवरण का नाम है जिसके माध्यम से ये कवर्ड होते हैं, ये घिरे होते हैं, एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने का काम करती है ये पेलिकल। तो इतने कैरेक्टर्स हो गए हैं। इसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स को देखने के लिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझाया भी जा सके, आप समझ भी ले जाएं, और साथ ही साथ जो हम लिख रहे हैं इसको आप लिख करके अपना नोट्स भी तैयार कर लें। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हो गए हैं। उसके बाद आगे वाला कैरेक्टर्स थोड़ा इसको मिटा दें, उसके बाद फिर बताते हैं। लोकोमोशन, इनमें देखते हैं लोकोमोशन कैसे होगा, कैसे चलते होंगे। तो चूँकि इसमें कई प्रकार के एनिमल्स रखे गए हैं,
सभी एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के लोकोमोशन होते हैं। कुछ एनिमल्स के नाम अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक एनिमल रखा गया है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम और तीसरा है यूग्लिना। तो ये जो 3 टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, सब में लोकोमोशन एक जैसा नहीं होगा, लोकोमोशन डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर अमीबा है तो इसमें स्यूडोपोडिया के माध्यम से होगा, स्यूडोपोडिया। और पैरामीशियम में कैसे होगा? पैरामीशियम में सीलिया के माध्यम से होगा। और जो यूग्लिना है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एनिमल है, इसमें भी लोकोमोशन होगा लेकिन वो फ्लैजिला के माध्यम से होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि फाइलम एक ही है, ये एक ही फाइलम के अंतर्गत रखे गए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, लेकिन इनमें लोकोमोशन के लिए एक ऑर्गेनेल नहीं है, कोई एक ऑर्गन नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं जिसके माध्यम से ये लोकोमोशन करते हैं। तो अगर इसका हमें एक कैरेक्टर बनाना हुआ तो हम कह सकते हैं कि लोकोमोशन फोर्थ पॉइंट है, लोकोमोशन अकर बाय स्यूडोपोडिया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कई एनिमल्स हैं तो कई प्रकार से लोकोमोशन करेंगे, कई प्रकार के ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके माध्यम से ऑर्गन्स होते हैं जिसके माध्यम से लोकोमोशन करते हैं। तो उन ऑर्गन्स का नाम इसको हमको सिंपल वे में लिख लेना है। तो लोकोमोशन अकर बाय स्यूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला। मतलब इनमें लोकोमोशन या तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से होगा, या तो सीलिया के माध्यम से होता है, या तो फ्लैजिला के माध्यम से होता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। आगे चल देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या हो सकता है। न्यूट्रिशन की बात करें, ये कैसे अपना पोषण करते हैं, कैसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं। तो न्यूट्रिशन जो इसमें होता है, न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइक होता है। कहने का मतलब ये सबसे पहले भोजन को लेते हैं, जो फूड मटेरियल होता है उसको लेते हैं, अपने शरीर में लेते हैं, उसके बाद इसका डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन करने के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन के बाद जितनी सारी प्रोसेसेस एनिमल्स में चलती हैं वो सारी प्रोसेसेस जैसे एनिमल की होती हैं वैसे इसकी भी होती हैं, इसीलिए इसके न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा गया है। और जो डाइजेशन होगा, क्योंकि ये इस ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर। डाइजेशन कैसा होगा? डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, वो भी फूड वैक्यूल में, क्योंकि जो भोजन आता है वो फूड वैक्यूल के रूप में ही इसके सेल के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट रेस्पिरेशन कैसे इसमें होगा? इसको हम गैसियस एक्सचेंज भी कर सकते हैं। कार्बन डाई और ऑक्साइड लेने और देने की प्रक्रिया जो होती है उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन जो होता है ये इसमें होता है क्योंकि इसके पास कोई ऑर्गन नहीं होते हैं सांस लेने के लिए, इसलिए। और एक सिंगल सेल एनिमल है, ये देखिए आप देख ही रहे हैं कि सिंगल सेल एनिमल है, एक अमीबा का यहाँ पर संरचना बनाया गया है। तो इसमें जब कोई ऑर्गन नहीं है तो ये थ्रू आउटर बॉडी सरफेस इसमें रेस्पिरेशन हो जाएगा। और प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के माध्यम से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इसके जो गैसेज होंगे वो जाते आते रहते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन थ्रू आउटर बॉडी सरफेस। मतलब इसकी बॉडी सरफेस से जो भी गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया होगी वो होती रहती है। और इसमें डिफ्यूज़न का लॉ लगता है। डिफ्यूज़न का मतलब अगर शरीर के अंदर, अगर मान लीजिए ये अमीबा है, इसके शरीर के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ पर कंसंट्रेशन हायर है। और आप जानते हैं कि अमीबा कहाँ रहते हैं, ये जल में रहते हैं। अगर इसका कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। यही है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से अगर इसके शरीर में ऑक्सीजन कम है और बाहर की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का जो डिफ्यूजन का लॉ है, उस हिसाब से ऑक्सीजन इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। और उसके बाद चलते हैं, इसी तरह से जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है एकदम सेम लाइक रेस्पिरेशन की तरह ही होती है। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन का भी एक नया टॉपिक, एक नया पॉइंट बना लेते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू outer body surface by the process of diffusion। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कहने का मतलब इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाला रूल लगता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से इसके अंदर बनने वाले जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सभी बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इस तरह से डिफ्यूजन के माध्यम से इसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया भी होती है और साथ ही साथ एक्सक्रीशन की भी प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। जो इसमें न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन तो आपको हम बता ही चुके हैं। अब थोड़ा इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें आप जानते हैं ना कि इसमें कोई आर्गन पाए जाते हैं, ना कुछ पाया जाता है, केवल एक सेल होता है। जब सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है जिसको आप साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, केवल साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बाकी कुछ नहीं पाए जाते। हाँ, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ज़रूर पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का नाम तो आप जानते ही हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स या और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। फिलहाल ऑर्गन्स नहीं है, टिश्यू नहीं बनता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, केवल प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है। वनली प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनटू द सेल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, सो वी कैन कॉल दिस प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? हाँ, इसके थोड़ा हम हैबिट और हैबिट के बारे में तो बता दिए, न्यूट्रिशन जो हो गया। हैबिटाट के बारे में नहीं बताए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दे लिव इन वाटर। वाटर का मतलब आइदर फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, दोनों में ये रह सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, और मॉइस्ट प्लेसेस ये मॉइस्ट प्लेसेस पर भी रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी कुछ वाटर कंटेंट पाए जाते हैं, तो ये वाटर में भी रह सकते हैं। मॉइस्ट प्लेसेस पर भी रह सकते हैं। वो वाटर कंटेंट आइदर फ्रेश वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर, और मैराइन वाटर भी हो सकता है। मैराइन वाटर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें ऑस्मोरेगुलेशन होता है, कहने का मतलब अगर इनमें वाटर का कंटेंट, वाटर बढ़ जाए, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है, पानी की मात्रा को बाहर निकालने के लिए भी इसमें एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम जो होता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका मतलब अगर वाटर कंटेंट इसमें एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जा रहा है, इफ़ वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट इनटू द सेल इन एक्सेस अमाउंट, देन इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
So we can write them that osmoregulation takes place by contractile vacuole। इसमें ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से होता है। तो मेरे ख्याल से इतने सारे कमेंट्स बहुत हो गए हैं और लास्ट में एक कमेंट आपका बचा हुआ है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय asexual or sexual both। मतलब इसमें दोनों के माध्यम से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो सकती है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है, या तो एसेक्सुअल मीन्स या तो सेक्सुअल मीन्स। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों को लिख दिया गया है कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल, आइदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक कमेंट्स और देख लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक आवरण बनता है, वो एडवर्स कंडीशन में इसमें बनता है। मान लीजिए इनके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहीं, परिस्थितियाँ मतलब वाटर कंटेंट के इनके लिए रहना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन हो गई, समर वेकेशन मतलब समर आ गया, गर्मी आ गई, और गर्मी के समय में कोई तालाब या पोखरे जहाँ पर ये रहते हो वहाँ पर वो पानी सूख जाए, तो ये इनके लिए एडवर्स कंडीशन ही कही जाएगी। एडवर्स कंडीशन में होता क्या है, इनको इनकी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनके चारों तरफ एक आवरण बनता है, एक लेयर बनता है जिसको इंसिस्ट कहते हैं। छोड़िए, अभी कमेंट में लिख देते हैं। दे हैव great ability to form insist in adverse condition। तो इस तरह से ये सारे कैरेक्टर्स आपके फाइलम प्रोटोजोआ के हो गए। ये सारे कैरेक्टर्स आप नोट कर लेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी लिख देंगे। एग्जांपल्स का नाम अभी मैंने दे करके आपको बताया ही था, जैसे आप देख लीजिए फिर से वो एग्जांपल। एग्जांपल अगर आप लिखना चाहेंगे तो एग्जांपल आप लिख देंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और यहाँ पर अगर इनके कुछ जनरल स्ट्रक्चर को आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए। ये अमीबा है, यहाँ पर ये स्यूडोपोड है, ये स्यूडोपोड है मतलब स्यूडोपोडिया है जिसके माध्यम से लोकोमोशन करते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ अगर हम इसके स्पेसिफिक फीचर को थोड़ा यहाँ पर देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बाहर की तरफ हल्का होता है और अंदर की तरफ गाढ़ा होता है, और इसलिए इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो भागों में डिवाइड माना जा सकता है, और दो भागों में डिवाइड होता है। बाहर की तरफ हल्के वाले भाग को, हल्के वाले प्रोटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म कहते हैं, एक्टोप्लाज्म, और अंदर की तरफ वाले गाढ़े तरल पदार्थ को या गाढ़े प्रोटोप्लाज्म को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, साथ ही साथ इसमें एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, अमीबा जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे आपका पैरामीशियम, इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियस बड़ा होता है और दूसरा न्यूक्लियस छोटा होता है।
तो फर्स्ट न्यूक्लियस विच इज़ लार्ज इन साइज दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोन्यूक्लियस एंड द स्मॉल वंस इज़ कॉल्ड माइक्रोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमीबा में तो यूनिन्यूक्लिएटेड है ये, लेकिन पैरामीशियम की अगर बात करेंगे तो ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। साथ ही साथ आगे चलते हैं, इसमें और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के साथ साथ यहाँ पर नाम लिख देते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कुछ और भी वैक्यूल्स होते हैं जिसमें फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स सम वैक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन विच फूड मटेरियल्स आर फाउंड, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। Food vacuole, this is food vacuoles in which food materials are preserved, and here the process of digestion occur inside the cell by the process of cyclosis and many enzymes, by the activity of cyclosis and many enzymes। कहने का मतलब इसमें साइक्लोसिस की प्रक्रिया होती है। ये जो फूड मटेरियल होता है फूड वैक्यूल में जो पाया जा रहा है, इसमें साइक्लोसिस चलती रहती है, जिसके कारण से इसमें फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन लगने से ये छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। जब छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो उस पर एंजाइम्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर इसके सेल में पाए जाते हैं, वो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद दो टाइप के मटेरियल्स मिलते हैं, तो आप जानते हैं। फिलहाल उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। डाइजेशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम डाइजेशन की प्रक्रिया, होल प्रोसेस को बताएंगे। यहाँ पर कैरेक्टर्स आप सिर्फ देख लीजिए। इंडोप्लाज्म हो गया, एक्टोप्लाज्म हो गया। बाहर की तरफ जो है ये आप देख ही रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे बाहरी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा पैरामीशियम का भी अगर आप देखना चाहें तो पैरामीशियम का भी, नहीं तो आपके पास बुक होंगी, आप पैरामीशियम का, यूग्लिना का सारे स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो पोरीफेरा स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आप पोरीफेरा पढ़ के रखेंगे, क्योंकि एक बार पढ़े रहेंगे तो समझाने में आसानी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।